नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु वाला चैप्टर, जो आगे बढ़ाएंगे हम इसको। और हमारा जो प्लेटिनम तक हो गए थे धातु, और अगला नंबर है सोने का। ठीक है, सोना पढ़ेंगे, सोने के बारे में जानकारी लेंगे आज हम। तो सोना क्या है, कैसे मिलता है, और शुद्धता इसकी यौगिक और कैसे अलग किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो अधिक अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। सोना, इसका प्रतीक होता है AU, और ये आवर्त सारणी में 79 नंबर पर रखा गया है। ठीक है, और देखिए इसके क्या होता है, सोने का निष्कर्षण। सोने को कैसे अलग किया जाता है? सोने को कैलावेराइट या सिल्वेनाइट से अलग किया जाता है। ये तो हो गया सोने को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर ये क्वार्टज के रूप में मिलता है। क्वार्टज क्या होता है? क्वार्टज एक तरह से खनिज होता है, जो कि वो ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। ठीक है, क्वार्टज रेत और ग्रेफाइट दोनों का मिश्रण होता है। रेत को सिलिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दूसरा नंबर लिख देता हूं इधर। सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लो, ये है क्वार्टज। क्वार्टज के रूप में मिलता है जो कि रेत और ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। ठीक है, क्वार्टज क्या है? क्वार्टज ग्रेफाइट और रेत का मिश्रण होता है, और ये क्वार्टज एक तरह से खनिज है। ठीक है, उसमें ये सोना मिलता है। अब क्वार्टज पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाला दूसरा खनिज है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, यहाँ लिख दो चौथा नंबर। क्वार्टज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक दूसरा खनिज है। ठीक है, ये तो हो गया सोने के बारे में। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखना चाहो, देखो अच्छा है ये भी। सोना देखो मुलायम होता है। ठीक है, सोने के बारे में एक और जानकारी है। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है। ठीक है, मैंने उसमें लिखाया था, जब डेफिनेशन लिखाई थी इनकी दोनों की, धातु और अधातु की, तो सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय का मतलब फैल जाना, कितना भी इसको पीट लो सबसे ज्यादा वो फैल जाता है। जैसे उसका 200 ग्राम का बताते हैं, 200 ग्राम का 2 किलोमीटर तक का लंबा तार तैयार किया जा सकता है सोना से, ऐसा बताते हैं और किताबों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या है सोने के बारे में? ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये तो मैंने सब लिखा दिया था, धातुएं, ये धातुएं हैं तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक तो होगा ही होगा। और सोने के बारे में क्या है, हाँ लिख लो, सोना को अगर कठोर बनाना है, जैसे आभूषण बनाते हैं तो उसमें तावा मिश्रण करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, ये इसके पॉइंट हैं सोने के। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो, और इसके बारे में आगे जानकारी में देता हूँ। उसकी शुद्धता क्या होती है? सोने की शुद्धता कैरेट में होती है। ठीक है, ये 100% अगर शुद्ध है तो वो 24 कैरेट का होता है।
24 के बाद 22 का होता है, 22 के बाद 18, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। मैं हटता हूं थोड़ा। अब देखिए सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता होती है कैरेट में व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, कैरेट में, कैरेट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, सोने की शुद्धता को कैरेट में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो देखिए 24 कैरेट का अगर सोना है, 24 कैरेट का सोना है तो ये 100% शुद्ध होगा। ठीक है, 24 कैरेट का अगर सोना है तो वो 100% शुद्ध होगा। ठीक, तो इसी तरह से 22 कैरेट का है, 22 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें क्या होगा? 22 कैरेट में होगा 22 भाग सोने का होगा प्लस 2 भाग तांबा का। आया समझ में? मतलब 24 होना चाहिए दोनों मिला के। ठीक है, 22 भाग सोने का, 22 कैरेट में 22 भाग सोने का और 2 भाग तांबे का। ऐसे 20 कैरेट का है तो 20 कैरेट का सोना है तो उसमें 20 भाग सोने का होगा, सोने का प्लस 2 भाग वो 4 भाग तांबे का। आया समझ में? ये होता है कैरेट, कैरेट का मतलब। ठीक, अब देखिए इसका यौगिक। कैरेट समझ में आ गया? यौगिक क्या क्या बनाता है ये? यौगिक बनाता है ये ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं, AuRic, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र होता है AuCl3 या Au2Cl6, दोनों होते हैं। ठीक है, बात एक ही है, दो अगर कॉमन लेके इतना ही आ जाएगा। ठीक है, AuCl3 या Au2Cl6। ठीक, दोनों ले सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे इसका उपयोग होता है विषैली जो गोली बनाते हैं ना, सर्पदंश वाली सुई बनाते हैं, उसको विषरोधी से यहाँ लिख देंगे, विषरोधी इंजेक्शन या सुई बनाने में। ठीक है, वैक्सीन बनाते हैं ना, विषरोधी इंजेक्शन या सुई बनाने में। ठीक है, इनके यौगिक हो गए। ठीक, अब एक मिश्र धातु और बनाता है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, इस वजह से और बहुत सारे बनाता है यौगिक। ठीक, कैरेट आ गया समझ में? कैरेट का क्या मतलब होता है? यौगिक आ गया। एक यौगिक इसका सही है और क्लोराइड, इसको विषरोधी सुई बनाने में इसका यूज किया जाता है। और मिश्र धातु क्या बनाता है ये? रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम सोना बनाता है। ठीक है, मिश्र धातु कृत्रिम सोना, जो मार्केट में जो फर्जी सोना जैसा दिखाई देता है ना, वो कृत्रिम गोल्ड होता है, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है? 90% तांबा होता है, 10% एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, जो कि फर्जी आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, कृत्रिम गोल्ड बोलते हैं उसको। लिखना चाहो लिख लो, मिश्र धातु के रूप में। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं, मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाता है ये रोल्ड गोल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं कृत्रिम सोना। ठीक, इसमें क्या होता है? तांबा, कॉपर होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। ठीक, ये है सोने के बारे में इतनी जानकारी। बाकी मैंने लिखा दिया है, बाकी जो और धातु में जो लिखाया है उसमें धातु वाले जो डेफिनेशन है उसमें सब में ये सोना आया। सोने के जो गुण हैं उसमें जो धातु के हैं वो सोने के होंगे। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होता है और ये इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये सब आघात वर्धनीय है। ठीक, ये सब गुण हैं इसके, सोने के भी हैं ये गुण। ठीक है, चलो इसको उतार लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए पारा Hg80। ठीक है, पारा भी एक धातु है, द्रव धातु है, इसको मैंने बता दिया है पहले। पारा एक द्रव धातु है। ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में ये एग्जाम में आ जाता है, पारा कैसे निम्न में से कौन सी द्रव धातु है? तो पारा Hg80। ठीक है, 80 परमाणु क्रमांक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कम मिलता है। ठीक है, कम मिलता है। इसका एक अयस्क होता है सिनेबार, इसको
उससे इसको अलग किया जाता है। ये लिख लेना, इसको सिनेबार, सिनेबार एक अयस्क होता है, ठीक है, सिनेबार अयस्क से अलग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो इसको सिनेबार अयस्क से अलग किया जाता है, सिनेबार इसका अयस्क है, उससे इसको अलग किया जाता है। और एक और इसमें खासियत है, इस पारे को लोह पात्र में रखा जाता है, लोहे का, जैसे सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, इसी तरह इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है लोहे के पात्र में? क्योंकि लोहे को छोड़ के बाकी जितने भी धातुएं हैं ना, उनके साथ अमलगम बना लेता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम ये होता है पारा और अन्य धातुओं की क्रिया करने से जो तत्व, जो मिश्रण बनता है, उसको अमलगम बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसी तरह से इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। इसमें लिखना चाहो लिख लो, धातुई घोल बोलते हैं अमलगम का दूसरा नाम, लिख लो, इस यहां लिख देता हूं, ठीक है। पहले तो इसको उपयोग लिख लो, पारे के उपयोग, बैरोमीटर में, बैरोमीटर में नहीं होता है वो ताप मापने के लिए, वो उसमें पारा भरा होता है, ठीक है। दूसरा होता है कैरोमीटर में, ठीक है। ठीक, जितने भी मीटर होते हैं उनमें ये उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट, इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं पहले, उपयोग नहीं, इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। पिछली बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, वो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहां मैं लिखता हूं, क्वेश्चन ऐसा था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? ऐसा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैं बोल रहा हूं। तो उसमें ऑप्शन में दिया था, धातुएं दे रखी थी, उसमें लोहा भी था, और अपना लोहा था, मैग्नीशियम था, प्लेटिनियम था, एल्यूमिनियम था, ऐसे कुछ था, और लोहा भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? तो उसमें ऑप्शन में लोहा हो जाएगा, क्योंकि ये लोहे को छोड़कर बाकी के साथ अमलगम बना लेती है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, गहराई वाले क्वेश्चन, ठीक। एक नंबर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको डिटेल से नहीं पढ़ोगे, अमलगम और इनके जो दूसरे नाम है, कैलोमन क्या है, केरोसिव सब्लीमेंट क्या है, बर्लिनियम क्या है, इसका सूत्र क्या है, तब दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, पारे को। अमलगम मैंने बता दिया, लोहा एक ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। बाकी जितने भी धातु अभी तक मैंने पढ़ाई वो सब अमलगम बना लेती है। अमलगम क्या होता है? पारा और अन्य किसी धातु के साथ क्रिया करने से जो मिश्रण बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको अमलगम बोलते हैं, ठीक। अमलगम धातुई घोल होता है, ठीक। कुल मिला के इसको बोलते हैं धातुई घोल होता है, जो पारा और किसी अन्य धातु का घोल होता है, लोहे को छोड़कर, ठीक। ये है, तो अमलगम के बारे में बता दिया मैंने। लिखना चाहो लिख लो, यह है लोहे को छोड़कर बाकी सभी धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। लिख सकते हो, पारा धातुओं के साथ अमलगम बनाता है, अमलगम बनाता है, ठीक है। लोहा को छोड़कर, इसमें लिखेंगे लोहा को छोड़कर, ठीक है। ये नोट कर लेना, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसके यौगिक देख लो, यौगिक क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2 कैलोमल, इसको कैलोमल भी बोलते हैं। दूसरा है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, केरोसिव सब्लीमेंट बोलते हैं इसको। तीसरा है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, बर्मीलियन बोलते हैं, ठीक है।
तो पारे का उपयोग भी मैंने बता दिया। बैरोमीटर में, कैरोमीटर में जो होते हैं, जो मीटर अधिकतर, उसमें वायु दाब मापने के लिए जो यूज किया जाता है पारा, वही पारा है। ठीक है, उसमें पारा यूज किया जाता है। पारा एक द्रव धातु है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कि कौन निम्न में से कौन सी द्रव धातु होती है पारा। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है और Hg से इसको प्रकट करते हैं। ठीक, चलो तो इसको उतार लो। ठीक है, मैं हटता हूं और इसमें लिखना पड़ेगा आपको, यहां लिख लो इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं, तो आप इनको नोट करके याद कर लो। चलो आगे देखिए, सीसा है। सीसा का प्रतीक होता है Pb, इसको लेड भी बोलते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 82 है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, ये सबसे अधिक स्थायी तत्व होता है। ठीक है, देख लो इसको, ये है, यह सबसे अधिक स्थायी तत्व है। यह प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अधिकतर संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका एक अयस्क होता है PbS, इसको गैलेना बोलते हैं। तो गैलेना से इसको अलग किया जाता है, तो इसको लिख लो, इसको गैलेना PbS बोलते हैं, इसको PbS से अलग करते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसको PbS से अलग करते हैं और इसके यौगिक देखिए क्या क्या यौगिक बनाता है ये। पहला है लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड PbO, इसको लिथार्थ भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लिथार्थ का वो पूछ लेता है कभी कभार सूत्र। लिथार्थ से क्या बनता है, फ्लिंट कांच बनाने में। दूसरा है लेड डाइऑक्साइड PbO2, दियसलाई बनाने में। ठीक है, इसको भी देख लेना। तीसरा है रेड लेड Pb3O4, फ्लिंट कांच और लाल पेंट बनाने में। ठीक है, लेड एसीटेट Pb3C2H3O2 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको दूसरा नाम है सुगर ऑफ लेड। ठीक है, सुगर ऑफ लेड या फिर इनऑर्गेनिक सुगर, मतलब क्या हुआ, सीसा का मीठे का सीसा। ठीक है, मीठा सीसा या कार्बनिक सुगर, कार्बनिक मीठा। ठीक है, हिंदी में कार्बनिक मीठा बोलेंगे, अकार्बनिक मीठा। ठीक है, इनऑर्गेनिक। आगे समझ में? लेड एसीटेट के दो नाम है, सुगर ऑफ लेड और इनऑर्गेनिक सुगर। तीसरा अगला है व्हाइट लेड, सफेदा इसको बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है, PbCO3 का होल ट्वाइस इंटू PbOH का होल ट्वाइस। अगला है लेड टेट्रा एथाइल TEL। एग्जाम में पूछेगा लेड टेट्रा एथाइल TEL का सूत्र क्या है, इसका सूत्र ही पूछता है देखकर। ठीक है, सूत्र क्या है, और सूत्र तो C8H2OPb। ठीक, इनको वही नोट कर लेना। ठीक है, लिथार्थ वाला है ये टेट्रा एथाइल, लेड टेट्रा एथाइल TEL, और सुगर ऑफ लेड का। ठीक है, लेड एसीटेट बोलते हैं इसको। ठीक, ये तो इसके यौगिक हो गए। अब ये देखते हैं मिश्र धातु क्या क्या बनाता है ये। ठीक है, चलो उतार लो। देखिए इसकी मिश्र धातु क्या बनाता है ये। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर है टाइप मेटल। ठीक है, टाइप मेटल में क्या क्या मिलता है, Pb 75%, Sb 20%, Sn 5%। ठीक है, Pb 75% और Sn देखिए मिश्र धातु क्या बनाता है ये। टाइप मेटल है फर्स्ट, Pb 75%, Sb 20% और Sn 5%। Pb तो आप जानते हो सीसा होता है, Sb एंटीमनी होता है, Sn टिन होता है, टिन बोलते हैं। ठीक है, सोल्डर दूसरा है, Sn 50 से 70% और Pb 50 से 30%। ठीक, ब्यूटर होता है, ब्यूटर होगा ये ब्यूटर। Sn होता है 75% और Pb होता है 25%। ठीक,
आया समझो। इसके मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु इतना मोस्ट नहीं है इसका, ठीक है, कभी पूछा नहीं गया है इन मिश्र धातु में से, तो मैंने आपकी जानकारी के लिए नोट करा दिया है, ठीक है। तो देखिए आज यहाँ तक मैंने धातुओं, जितनी भी धातुएं हैं जिनके यूज होते हैं, जिनका परीक्षा के माध्यम से उपयोगी हैं, वो मैंने आपके लिए धातुओं का पूरा विश्लेषण करा दिया, ठीक है। अब आगे हम कुछ अधातुएं पढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक है, तो इनको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखिए मानव शरीर में तत्वों की मात्रा, ठीक, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, इस वजह से मैं लिखा देता हूँ, इनको आप याद कर लेना। जैसे मैंने पिछली क्लासों में लिखाया था, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु अधातु ऐसे कुछ लिखाया था, उन्हीं से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन, इसमें से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा दिया है मानव शरीर में तत्वों की मात्रा, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 1.15% और लोहा 0.0%, ठीक है। तो आप इनको अपने हिसाब से याद कर लेना, कोई शॉर्ट ट्रिक तो बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 2-3 ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें से ऑक्सीजन कितने परसेंट, कार्बन कितने परसेंट, नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने, कैल्शियम कितने, यहीं तक पूछ लेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप इनको अपने दिमाग में फिट कर लेना, इनसे 1 नंबर डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, ठीक है, मानव शरीर में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा होती है, ऐसे करके पूछता है, ठीक। तो आप इनको नोट कर लो और याद कर लेना। वही इसमें जो फैक्ट लिखा है वो कभी ना कभी इनमें से परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, जो धातुओं के बारे में है, ठीक है। इस वजह से मैंने जो धातु खत्म हो रहे हैं धातु, तो उनके लास्ट में मैंने लिखा दिया है, तो इनको आप नोट कर लेना। क्या है देखिए, पहला है टंगस्टन W, प्रतीक है इसका 74, परमाणु क्रमांक का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होने से इसको विद्युत बल्ब के तंतु में उपयोग किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत तंतु में कौन सी धातु को यूज किया जाता है, टंगस्टन W को, वहां W लिख देगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्या है, तो टंगस्टन होता है। दूसरा फ्रांसियम Fr87 एक रेडियो एक्टिव द्रव धातु है, देख लीजिए इसमें भी फैक्ट भर रहा है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कौन सी द्रव धातु है, ठीक है, पारा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिए कि रेडियो एक्टिव द्रव धातु कौन सी है, तो फ्रांसियम 87, ठीक है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, OS 76 इसका परमाणु क्रमांक है। अगला है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के तथा लाल चटक रंग स्ट्रेसियम के कारण होता है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार अलग अलग परीक्षाओं में, NTPC ग्रुप डी वगैरह ऐसे आते हैं उसमें भी, ठीक है। और अपना SCRO RM के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम तथा लाल चटक रंग स्ट्रेसियम के कारण होता है। लिथियम सबसे हल्का धातु है, ठीक, ये तो लिखा दिया है और कई बार भी पढ़ा हुआ इसको। प्याज व लहसुन में गंध का कारण सल्फर है, ठीक, प्याज और लहसुन में जो गंध स्मेल आती है वो सल्फर के कारण आती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम प्लस Fe आयरन की मिश्र धातु है जो कि विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है। देखिए 7वां क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। वो टंगस्टन है, वो भी बल्ब में यूज की जाती है, उसका भी गलनांक 3500 ऊपर होता है, ठीक है। इसका भी गलनांक बहुत हाई होता है, तभी इसको विद्युत हीटर की कॉइल बनाते हैं, ठीक है, नाइक्रोम का, ठीक। पिछली बार आया है ये क्वेश्चन, रेडियो ऑपरेटर या RM में आया है, ठीक है, नाइक्रोम से संबंधित आया है। अगला है बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 10% गंधक और 15% चारकोल होता है बारूद, ठीक। इतना ये मोस्ट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा दिया है जानकारी के लिए। अगला है टाइटेनियम 22 को रणनीतिक धातु बोलते हैं, ठीक, ये पूछ लेगा रणनीतिक धातु किसको बोलते हैं, टाइटेनियम 22 क्यों बोलते हैं, क्योंकि टाइटेनियम से ही अधिकतर जो रक्षा उपकरण हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं, वो टाइटेनियम से ही अधिकतर बनते हैं, इस वजह से इसको रणनीतिक धातु कहते हैं। तो आ गया होगा समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा जो धातु है वो पूरा मैंने फिनिश कर दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझको बताना है, ठीक।
ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे अधातु, ठीक। उसके बाद आवर्त सारणी पढ़ेंगे। मैं इसी वजह से इनको पढ़ा रहा हूँ कि आवर्त सारणी में आपको दिक्कत ना हो, ठीक। ये जितना भी टॉपिक लिखा रहा हूँ आवर्त सारणी में सब यूज होंगे, ठीक है। इस वजह से आवर्त सारणी पढ़ना आसान हो जाएगा और आवर्त सारणी से क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं अपने SCRO वाले में, ठीक है। आवर्त सारणी अगर याद कर ली तो लगभग आधी केमिस्ट्री हो जाती है, ऐसा मानना है, ठीक है। आवर्त सारणी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं। पहले इनको धातु, अधातु और उपधातु पढ़ लीजिए, ठीक। तो धातु हो गया और उपधातु आगे पढ़ाता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, देखते रहिए।